बैंगलोर में 3 महीने के ही अंदर पुलिस को 5 औरतों की लाश मिलती है, जिनके फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है कि उनमें से किसी को भी फिजिकली या सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया गया था। पर पुलिस को ऑटोप्सी करने में ये पता चलता है कि उन सभी की मौत साइनाइड खाने के वजह से हुई थी। पर आखिर उन्हें साइनाइड कौन और क्यों दे रहा था, आइए जानते हैं इसके डिटेल्स पूरे वीडियो में। ये एक ऐसी कहानी है जिससे आप सभी का मानवता के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। ये कहानी ये बताती है कि कैसे एक इंसान पैसे के लालच में इस हद तक गिर सकता है कि फिर किसी की जान लेना भी उसे बहुत मामूली लगने लगता है। कांजीवरम साड़ी में एक मध्यम वर्षीय महिला, हाथों में फूल और चेहरे में एक सुंदर सी मुस्कान। कुछ इस तरह लोग केम्पम्मा को याद करते हैं। जो लोग केम्पम्मा को पहले से जानते हैं, उनके लिए तो उनकी सच्चाई पर विश्वास करना नामुमकिन ही था। कुछ के लिए वो जयाम्मा थी तो कुछ के लिए लक्ष्मी और कुछ के लिए संतरम्मा, पर दुनिया के लिए वो थी साइनाइड मलिका। साइनाइड मलिका को पुलिस 2008 में अरेस्ट करती है जब वो 6 लोगों के मर्डर कर अपने दूसरे विक्टिम की तलाश में थी। पर आइए जानते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करती थी। 1970 में बेंगलोर के आउटर एरिया में जन्मी केम्पम्मा अपनी फैमिली के साथ कग्गालीपुरा में एक छोटे से घर में रहा करती थी। केम्पम्मा की फैमिली काफ़ी गरीब थी, इसलिए वो बचपन से ही पैसे कमाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। पर केम्पम्मा तो हमेशा से ही अमीर होने के सपने देखा करती थी। वो हमेशा से ही अपने लिए एक रिच लाइफस्टाइल चाहती थी और इसके वजह से वो हमेशा ऐसे तरीके ढूंढती रहती थी जिससे वो कम समय में खूब सारा पैसा कमा सके। उसकी काफ़ी कम उम्र में ही एक टेलर से शादी कर दी जाती है और कुछ दिनों बाद ही केम्पम्मा के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। पर वो अपने लाइफ से खुश नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा से ही ये चाहती थी कि उसके पास बहुत सारे पैसे हो। इसलिए वो जिन घरों में काम करने जाती थी वहाँ से चोरी किया करती थी। पर केम्पम्मा इतने से भी संतुष्ट नहीं होती और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो एक चिट फंड कंपनी शुरू करेगी। वो अपने ही घर के पास एक छोटी सी चिट फंड कंपनी शुरू कर देती है, पर उसे इस कंपनी से बहुत सारा लॉस हो जाता है और केम्पम्मा और उसकी पूरी फैमिली कर्जे में डूब जाती है। इस बात से गुस्सा होकर उसे उसका पति घर से निकाल देता है। अब चूंकि उसका न्यू बिजनेस बंद हो चुका था, इसलिए अब केम्पम्मा कोई और तरीका ढूंढने लगती है जिससे वो पैसे कमा सके। कुछ दिनों तक घरों में काम करने के बाद उसे एक सोनार की दुकान में काम मिलता है, पर इस काम में भी केम्पम्मा ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। पर केम्पम्मा के लिए सोनार की दुकान में काम करना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। शायद आप में से बहुत कम ही लोगों को ये पता होगा कि ज्वेलर्स साइनाइड का उपयोग सोने को ओर से निकालने के लिए और ज्वेलरीज को पॉलिशिंग और प्लेटिंग करने के लिए करते हैं। सोनार की दुकान में केम्पम्मा पहली बार साइनाइड देखती है। केम्पम्मा को बॉलीवुड मूवीज़ और क्राइम सीरीज़ जैसे कि व्योमकेश बख्शी देखकर ये पता ही था कि कैसे साइनाइड को जहर की तरह भी यूज़ किया जाता है। ये बात भले ही केम्पम्मा को मूवी से पता थी, पर आगे चलकर इससे भी ज़्यादा खतरनाक प्लान केम्पम्मा बनाती है। केम्पम्मा एक ऐसा खूनी और फूल प्रूफ प्लान बनाती है जिससे वो कुछ दिनों में ही अमीर हो सके। पर इससे पहले वो अपना पहला क्राइम करती है जिसमें वो एक सोनार के घर जाकर चोरी करती है। पर इसमें केम्पम्मा पकड़ी जाती है और उसे 6 महीने की सज़ा होती है। जब केम्पम्मा 6 महीने बाद जेल से छूटती है तब उसके पास ना ही रहने को घर होता है और ना ही करने को काम। इसलिए वो मंदिरों और धर्मशालाओं में रहने लगती है और यही केम्पम्मा सोचती है कि क्यों न वो ऐसे अमीर औरतों से पैसे निकाले जो बच्चे ना होने के कारण अपने ससुराल में अपने सास ससुर को लेकर या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी न किसी कारण से परेशान हो। और यहीं से केम्पम्मा की मलिका साइनाइड बनने की कहानी शुरू होती है। केम्पम्मा ऐसे औरतों को ढूंढने के लिए रोज़ अलग अलग मंदिर जाने लगती है और वहाँ वो रोज़ देखने लगती है कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जो वहाँ रोज़ आ रही हैं और काफ़ी परेशान दिख रही हैं। केम्पम्मा उन्हें एक बहुत ही रिलीजियस वुमेन बनकर अप्रोच करती थी और ऐसा दिखाती थी कि वो उनके प्रॉब्लम्स को अपना समझ रही है।
अब क्योंकि केम्पम्मा को ये पता होता था कि वो औरतें काफ़ी पैसे वाले घर की हैं और परेशान हैं, तो इस वजह से वो उन्हें भगवान के नाम पे ये झांसा देती थी कि उन्हें एक मंडल पूजा करना चाहिए, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। वो उन्हें ये भी बोलती थी कि पूजा के दिन वो अपने महंगे कपड़े और महंगी ज्वेलरीज पहनकर आएं, ताकि भगवान उनसे प्रसन्न हो जाए। जब वो औरतें इस पूजा के लिए तैयार हो जाती थी, तब केम्पम्मा उन्हें शहर से दूर सुनसान मंदिर में पूजा के लिए बुलाती थी, ये बोल के कि उन मंदिरों में भीड़ नहीं होती, तो वे वहाँ शांति से अपना पूजा कर पाएंगी। पूजा के दौरान ही वो उन्हें अपनी आंखें बंद करने बोलती थी और उन्हें होली वाटर बोलकर पानी पीने को देती थी, जिसमें केम्पम्मा साइनाइड मिला दिया करती थी। केम्पम्मा के सारी विक्टिम्स बुजुर्ग या मध्यम वर्षीय महिलाएं होती थी, जो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से मुश्किल समय से गुजर रही होती थी। केम्पम्मा अपना पहला मर्डर 19 अक्टूबर 1999 में करती है। ये मर्डर था एक औरत का जिसका नाम था ममता राजन। ममता राजन काफ़ी अमीर थी, पर वो अपना बच्चे ना होने के कारण काफ़ी दुखी थी। किम उसके पास जाके ऐसे दिखाती है कि वो एक काफ़ी ज्ञानी और रिलीजियस वूमेन है और वो काफ़ी पूजा पाठ में बिलीव करती है। और ऐसे ही वो ममता को बोलती है कि तुम्हें अगर एक बच्चा चाहिए तो तुम्हें मंडल पूजा करना चाहिए। इसके लिए केम्पम्मा ममता से कहती है कि इस पूजा को करने के लिए तुम्हें इसके बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि इससे पूजा का फ़ायदा नहीं मिलता। और इस पूजा में तुम्हें नई साड़ी और अपनी सारी ज्वेलरीज पहनकर मेरे बताए हुए मंदिर में आना पड़ेगा। ममता ऐसे ही करती है और वो केम्पम्मा के बताए हुए जगह में पहुंच जाती है। इसी पूजा के दौरान ममता को केम्पम्मा पोटेशियम साइनाइड दे देती है, जिसको पीते ही ममता की डेथ हो जाती है और केम्पम्मा उसकी सारी ज्वेलरीज लेकर वहां से भाग जाती है। केम्पम्मा की दूसरी विक्टिम थी 59 ईयर्स की एलिजाबेथ, जो अपने गुमशुदा पोती को ढूंढ रही थी। तो वहीं तीसरी विक्टिम थी यशोधर्मा, जो मंदिर में अपने बेटे के शादी के लिए मन्नत मांगने आया करती थी। केम्पम्मा की चौथी विक्टिम थी मुनियम्मा, जो कि अपने अस्थमा की बीमारी से काफ़ी परेशान थी और इससे छुटकारा पाना चाहती थी। पांचवी विक्टिम थी 60 साल की पिलामा, जो कुछ परेशानी के कारण मंदिरों के चक्कर काट रही थी। छठी नागवेनी थी, जो एक बेटा पैदा होने के लिए मंदिर जाया करती थी। और सातवीं रेणुका। बेंगलोर की रहने वाली रेणुका को 2006 में जया अम्मा उसके ही गेस्ट हाउस में साइनाइड देकर मार देती है। रेणुका एक बहुत ही अमीर घर से थी और उसका पति दुबई में काम करता था। जब उसके पति को उसके वाइफ के मिसिंग होने के बारे में पता चलता है, तो वह वापस इंडिया आकर कर्नाटका पुलिस के अंडर एफआईआर दर्ज कराता है। इस समय रेणुका का पति भी दूसरे आसपास के लोगों से पूछताछ करता है, जिससे उसे पता चलता है कि आखिरी बार लोगों ने रेणुका को जय अम्मा के साथ देखा था। इससे पुलिस जय अम्मा का स्केच बनवाती है और उसे न्यूज़पेपर में दे देती है और साथ ही साथ शहर में पोस्टर भी लगवा देती है। बाद में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये जय अम्मा कोई और नहीं बल्कि केम्पम्मा ही थी। 31 दिसंबर 2008 को ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने एक औरत को बस स्टैंड के पास देखा है, जो उस स्केच में मौजूद औरत की तरह दिख रही है। पुलिस तुरंत केम्पम्मा को हिरासत में लेती है और पुलिस को यहाँ केम्पम्मा के पास से नागविनी की ज्वेलरीज भी मिल जाती है। हर एक मर्डर के बाद केम्पम्मा अपनी आइडेंटिटी बदल देती थी। ऐसा बोला गया कि केम्पम्मा अपने पहले मर्डर के बाद 7 साल तक एक भी मर्डर नहीं की थी, पर ऐसे भी बहुत सारे क्लेम्स हैं जिससे ये बोला गया कि केम्पम्मा ने 7 साल में ही 20 से भी ज़्यादा मर्डर किए हैं। पर सच क्या है, ये तो अब तक मिस्ट्री है। केम्पम्मा ने 2007 में 3 महीने के ही अंदर 5 औरतों का मर्डर किया था। कर्नाटका के कोर्ट में केम्पम्मा को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। कर्नाटका के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी सीरियल किलर या किसी औरत को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। पर हाई कोर्ट केम्पम्मा के सज़ा को बदलकर उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। केम्पम्मा को साइनाइड मल्लिका इसलिए बोला गया क्योंकि जब केम्पम्मा अपने लास्ट विक्टिम से मिली थी तो उसे अपना नाम मल्लिका बताई थी। जब हम ऐसे सीरियल किलर्स या साइकोपैथ्स की स्टोरी सुनते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि उनमें ये प्रवृत्ति बचपन से ही होती है, पर साइनाइड मल्लिका के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था।
हमेशा एक मर्डर के एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए या उसकी ब्रुटैलिटी को जस्टिफाई करने के लिए उनके साथ घटे बुरे इंसिडेंट्स को सामने रखा जाता है। पर साइनाइड मलिका के लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस यही कॉन्क्लूड करती है कि केम्पम्मा ने जो भी किया था वो बस और बस पैसों की लालच की वजह से किया था। सच्चाई जानने के बाद तो पुलिस भी काफ़ी सरप्राइज थी कि आखिर एक औरत आदमियों से ज़्यादा ब्रूटल कैसे हो सकती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।